दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके जीवन की सारी कमाई उसकी मेहनत थी और सारी उम्मीदें उसकी छोटी सी दुनिया में सिमटी हुई थी। बिरजू के परिवार में केवल एक ही सहारा था, उसकी बेटी लाली। वही उसकी ताकत थी और वही उसका सपना। बिरजू ने बहुत ही शौक और उम्मीदों के साथ लाली को शहर पढ़ने भेजा था, ताकि उसकी बेटी उस गरीबी से बाहर निकल सके जिससे वह खुद पूरी जिंदगी फंसा रहा। लाली पढ़ाई में होशियार थी, समझदार थी और हालात को देखने समझने की ताकत रखती थी। लेकिन गांव की मिट्टी आज भी बिरजू के पैरों से चिपकी हुई थी। उसी गांव में बलवंत सिंह नाम का एक जमींदार रहता था, जिसका नाम सुनते ही गरीब किसानों के दिल कांप जाते थे। वह लालची था, बेईमान था और गरीबों की मजबूरी को अपनी ताकत समझता था। बलवंत सिंह किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देता था, लेकिन शर्तें ऐसी रखता था कि मेहनत किसान करे और फायदा जमींदार उठाए। वह अक्सर अपने नौकरों से हंसते हुए कहा करता था कि इन किसानों की जिंदगी बस दो वक्त की रोटी तक ही सीमित है। दिन रात खेतों में खून पसीना बहाते हैं और आखिर में हमारी ही चौखट पर झुके रहते हैं। उसे अपनी चालाकी पर बहुत घमंड था और अपनी ताकत पर भरोसा था। एक दिन वही बिरजू टूटी हुई उम्मीदें और डरी हुई आंखें लेकर जमींदार के दरवाजे पर पहुंचा। उसने सुना था कि बलवंत सिंह जमीन ठेके पर देता है। कांपती आवाज में उसने कहा कि वह भी एक साल के लिए जमीन लेकर खेती करना चाहता है। जमींदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी, लेकिन शर्त रख दी कि फसल का आधा हिस्सा उसका होगा और आधा बिरजू का। मजबूरी में बिरजू ने यह शर्त मान ली, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कागजी औपचारिकताओं के बाद बिरजू खेत में उतर गया। सुबह से शाम तक धूप बारिश की परवाह किए बिना वह खेत में लगा रहता। उसके हाथों में छाले थे, पीठ झुक चुकी थी, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल होगी तो घर में थोड़ा सुकून आएगा। महीनों की मेहनत के बाद गेहूं की फसल लहला उठी। सुनहरी बालियां देखकर बिरजू की आंखों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कटाई का दिन आया तो बिरजू का मन खुशी से भर गया। अब उसने सोचा कि आधी फसल जमींदार ले भी जाएगा, तब भी उसके पास आधी फसल तो बचेगी। लेकिन जैसे ही बलवंत सिंह खेत पर पहुंचा, उसकी नजर सिर्फ गेहूं पर नहीं बल्कि अपने फायदे पर थी। उसने बेरुखी से कहा कि यह फसल उसकी उपजाऊ जमीन की देन है, बिरजू की मेहनत की नहीं। बिरजू ने धीमी आवाज में मेहनत की बात की तो जमींदार ने उसे डांट दिया। शर्त का हवाला देकर उसने अच्छी गेहूं की फसल अपने हिस्से में रख ली और घटिया फसल बिरजू के सामने फेंक दी। कुछ ही पलों में महीनों की मेहनत आंखों के सामने बिखर गई। खेत के बीच खड़ा बिरजू खाली हाथ रह गया। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी और होंठों से बस यही निकला कि हे ईश्वर, गरीब की मेहनत का फल आखिर कब मिलेगा। वह समझ चुका था कि इस गांव में गरीब किसान की किस्मत बस सहने के लिए बनी है। इसी टूटे हुए मन और बुझी हुई उम्मीद के साथ बिरजू अपनी जिंदगी आगे बढ़ाता रहा। इस बात से अनजान की जल्दी ही उसकी बेटी लाली की वापसी इस कहानी को एक नया मोड़ देने वाली थी। कुछ समय बाद गांव की पगडंडियों पर फिर से हलचल हुई। शहर से पढ़ाई पूरी करके लाली गांव लौट आई थी। बचपन का वही आंगन, वही खेत और वही लोग, लेकिन इस बार उसकी आंखों ने गांव की हालत को नए नजरिए से देखा। हर चेहरे पर थकान थी, पर आंख में डर और हर सांस में मजबूरी। लाली को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से पूछा कि गांव के लोग इतने परेशान और टूटे हुए क्यों लगते हैं। बिरजू ने भारी मन से उसे सब कुछ बता दिया। कैसे जमींदार बलवंत सिंह गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाता है, कैसे मेहनत किसान करता है और फसल जमींदार की तिजोरी में चली जाती है। लाली चुपचाप सब सुनती रही। उसके भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ जाग भी रहा था। उसने अपने पिता से कहा कि अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। अब वह भी खेतों में उतरेगी और जमींदार को उसी की शर्तों में उलझाकर जवाब देगी।
अगले ही दिन लाली जमींदार के पास पहुंची। बलवंत सिंह ने जब सुना कि एक लड़की जमीन ठेके पर लेना चाहती है तो वह हंस पड़ा। उसने ताना मारा कि पढ़ी लिखी लड़कियां खेती नहीं कर पाती, लेकिन लाली शांत रही और अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार जमींदार ने उसकी बात मान ली, मगर मन ही मन उसने तय कर लिया कि इस बार भी शर्त ऐसी रखूंगा कि फायदा उसी का हो। उसने शर्त रखी कि जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा जमींदार का होगा और आधा लाली का, लेकिन ऊपर का हिस्सा जमींदार लेगा और नीचे का हिस्सा लाली। लाली ने बिना किसी बहस के शर्त मान ली। जमींदार को लगा कि लड़की उसकी चाल में फंस गई है। लाली ने खेत में मेहनत शुरू की और इस बार उसने गेहूं या धान नहीं बल्कि आलू की फसल लगाई। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो खेत आलू से भर गया। जैसे ही जमींदार को खबर मिली, वह खुशी खुशी खेत पहुंचा। उसे लगा कि ऊपर का हिस्सा उसका और फायदा उसी का होगा। लेकिन जब खुदाई शुरू हुई और आलू जमीन के नीचे से निकलने लगे तो जमींदार के चेहरे का रंग बदल गया। लाली ने शांत स्वर में याद दिलाया कि शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा जमींदार का और नीचे का उसका। ऊपर सिर्फ सूखी पत्तियां और मिट्टी थी और नीचे सारे आलू। पहली बार जमींदार ठगा गया और वह गुस्से से तिलमिला उठा। कुछ दिनों बाद लाली फिर से उसके पास पहुंची। इस बार जमींदार पहले से ज्यादा सतर्क था। उसने नई शर्त रखी कि नीचे का हिस्सा वह लेगा और ऊपर का हिस्सा लाली। लाली ने फिर से शर्त मान ली। जमींदार को लगा कि अब की बार लड़की की चाल नहीं चलेगी। इस बार लाली ने गेहूं की फसल लगाई। कुछ महीनों में खेत सुनहरी बालियों से भर गया। जब कटाई का समय आया और जमींदार खेत पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि फिर से वह गलती हो गई है। ऊपर की बालियां लाली के हिस्से में थी और नीचे की जड़ें जमींदार के हिस्से में। दूसरी बार भी जमींदार को हार मिली। लाली ने सारी फसल घर ले जाकर अपने पिता के साथ खुशी मनाई और गांव के कुछ जरूरतमंद लोगों में भी अनाज बांटा। जमींदार का घमंड चूर हो चुका था, लेकिन उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगली बार ऐसी शर्त रखेगा जिससे लाली बचने पाए। यही सोच इस कहानी को उसके सबसे बड़े मोड़ की ओर ले जाने वाली थी। कुछ दिन बीते और खेतों में फिर से हल चलाने का समय आ गया। लाली के मन में इस बार भी कोई डर नहीं था। उसे भरोसा था कि मेहनत और समझदारी के आगे लालच ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। वह एक बार फिर जमींदार बलवंत सिंह के दरवाजे पर पहुंची। उसे देखते ही जमींदार की आंखों में गुस्सा और अपमान दोनों झलक आए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने कठोर आवाज में कहा कि इस बार कोई चालाकी नहीं चलेगी। फिर उसने शर्त रखी कि फसल का ऊपर का हिस्सा भी उसका होगा और नीचे का हिस्सा भी उसका, और बीच का हिस्सा लाली का। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार लाली फंस जाएगी, लेकिन लाली ने बिना हिचक के शर्त मान ली। जमींदार को यह देखकर हैरानी भी हुई और अंदर ही अंदर वह अपनी जीत तय मान बैठा। लाली घर लौट आई और खेत की तैयारी में जुट गई। इस बार उसने गन्ने की फसल लगाई और दिन रात मेहनत की। लंबे लंबे गन्ने आसमान की ओर खड़े थे, मानो लाली की हिम्मत की गवाही दे रहे हो। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई और खेतों में मिठास की खुशबू फैल गई। जैसे ही जमींदार को खबर मिली, वह अपने नौकर के साथ खेत पर पहुंचा। रास्ते भर वह अपनी शर्त पर घमंड करता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गन्ने की फसल पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि ऊपर और नीचे के हिस्से तो सिर्फ बेकार के टुकड़े हैं और असली मिठास बीच में है, जो लाली के हिस्से में जाने वाली है। लाली ने शांत स्वर में उसे उसकी शर्त याद दिलाई। उसने कहा कि ऊपर और नीचे का हिस्सा जमींदार का और बीच का हिस्सा उसका। जमींदार कुछ पल तक चुप रहा, लेकिन पहली बार
उसके चेहरे पर शर्म दिखाई दी। वह समझ चुका था कि जिसे वह कमज़ोर समझ रहा था, वह उसे बार बार उसी चाल में हरा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और स्वीकार किया कि उसने जीवन भर किसानों के साथ अन्याय किया है। उसने माना कि बेईमानी का फल आखिरकार बेईमानी ही देता है। उसने वही सबके सामने ऐलान किया कि अब वह किसी भी किसान को ठेके के नाम पर नहीं लूटूंगा। जिनकी ज़मीनें उसके पास गिरवी हैं, उनके कागज़ वापस करेगा और मेहनत करने वालों को उनका पूरा हक देगा। लाली ने सम्मान के साथ उसे समझाया कि किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है ताकि सबका पेट भर सके, लेकिन सबसे ज़्यादा भूखा वही रहता है। अगर उसके साथ ईमानदारी हो तो गांव और समाज दोनों खुशहाल हो सकते हैं। जमींदार ने सिर झुकाकर उसकी बात मान ली। उस दिन के बाद गांव की तस्वीर बदलने लगी। किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। खेतों में सिर्फ फसल ही नहीं, उम्मीदें भी लहराने लगी। बिरजू और लाली की मेहनत रंग लाई। यह कहानी सिर्फ एक किसान की बेटी की चतुराई की नहीं है, बल्कि इस सच्चाई की थी कि जब ज्ञान, मेहनत और साहस एक साथ खड़े हो जाएं, तो सबसे बड़ा लालच भी हार मानने पर मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।